वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। ठीक है, तो हम गॉस लॉ लास्ट क्लास में देख चुके हैं और उससे रिलेटेड अपन ने प्रॉब्लम भी करी थी। आज हम देखेंगे उसको अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट सिमेट्रीज के केस में। ओके, तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें बोली गई है दैट यूजिंग गॉस लॉ वी कैन कैलकुलेट नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गॉस लॉ की हेल्प से ना तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाल सकते हो। बट गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम सिर्फ तीन सिमेट्रीज के केस में ही कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम कैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल दोगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बता सकते हैं। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपना स्फेरिकल सिमेट्री हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, या फिर प्लेनर सिमेट्री हो, तो इन्हीं केस में हम बस गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी किसी केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं भाई क्या बोला हुआ है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी मस्ट सिलेक्ट अ गॉसियन सरफेस सच दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के केस में, और वो भी किस केस में, इन तीनों केस में गॉसियन सरफेस जो अपने को सिलेक्ट करना है वो कैसा करना है, इस तरह से करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस इज सेम। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। दूसरी बात, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर में स्मॉल एरिया एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। डीएस या फिर डीए कुछ भी बोल सकते हो तुम इसको, डीए वेक्टर लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इज ईदर कांस्टेंट और 90 डिग्री। भाई ई और डीए में ना ये इंश्योर करना है कि एंगल जो होगा वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट मोस्टली केसेस में अपना 0 डिग्री आएगा। ठीक है, या तो 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, ऐसा बोल सकते हो तुम। इस तरह से तुम्हें गॉसियन सरफेस लेना है। ठीक है, तो कैसा गॉसियन सरफेस लेना है? गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, और दूसरा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री है तो उस केस में हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कि तुम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है ना। स्फीयर दे रखा है और स्फीयर का रेडियस ले लेते हैं अपन कैपिटल आर, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो ऑफ आर। मतलब जैसे जैसे तुम स्फीयर से दूर जाओगे, मतलब आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी रो भी अपना चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मैं गॉसियन सरफेस कैसा लूंगा, गॉसियन सरफेस ऐसा लूंगा सो दैट उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम रहे। तो इसीलिए इस केस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा कि भाई अगर यहाँ पर कोई भी मेरा छोटा सा एरिया एलिमेंट है डी, तो ये कैसे जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल डी ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, स्पेरिकल चार्ज सिमेट्री है तो रेडियली आउटवर्ड ई वेक्टर। ठीक है, तो गॉस लॉ लिखें, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए, ई और डी ए में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस जीरो कितना आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या लिख लोगे तुम इसको, ई तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो डी ए, मतलब डी ए क्या है, अगर तुम गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे डी ए सारे एरिया एलिमेंटल एरिया जोड़ते जाओगे तो वो तुम्हें क्या दे देगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री हम सीधा लिखेंगे कि ये क्या होता है, चार्ज एनक्लोज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन स्फेरिकल सिमेट्री के लिए यूज करेंगे हमेशा। ओके, अब ये चार्ज एनक्लोज क्या है ना। चार्ज एनक्लोज क्या होगा, देखो चार्ज एनक्लोज हमेशा लिखेंगे हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो चार्ज एनक्लोज तुम्हें कैसे निकालना है, तुम सीधा करोगे इंटीग्रल रो ऑफ आर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज इस तरह से देंगे हम किस केस में, स्पेरिकल सिमेट्री केस में। स्पेरिकल सिमेट्री केस में चार्ज एनक्लोज कैसा हो जाएगा, रो ऑफ आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अच्छा ये लिखा कैसे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जनरली हम क्या करेंगे कि हमें पता है रो क्या होती है, चार्ज ओवर वॉल्यूम, है ना, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो मैं इस केस में क्या करूंगा कि आर पे जाके एक डी आर थिकनेस की पहले एक स्फीयर बना लूंगा भाई।
आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक स्फेरिकल शेल, आर पे जाके डी आर थिकनेस की स्फेरिकल शेल, तो इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू। और ये डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया इनटू इसकी थिकनेस, है ना, ये हो जाएगा। अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इसीलिए मेरा चार्ज एनक्लोज क्या आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज आएगा इंटीग्रल रो ऑफ आर 4 पाई r² डी आर। बात समझ में आई। अच्छा, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर ये लिमिट कैसे लेनी है। भाई देखो, जैसे ये वाला गॉसियन सरफेस है, तो इसने चार्ज कहाँ से कहाँ तक का एनक्लोज किया है, चार्ज उसने एनक्लोज किया है जीरो से लेकर कैपिटल आर में जितना भी चार्ज होगा। तो यहाँ इस केस में तो लिमिट जीरो टू कैपिटल आर लग जाएगी। लेकिन गॉसियन सरफेस अगर तुमने इनसाइड द स्फीयर लिया है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, जीरो टू जो भी ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस है, मतलब जो भी इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है, दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो उस केस में लिमिट जीरो टू स्मॉल आर चली जाएंगी अगर इनसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट है तो जीरो टू कैपिटल आर लिमिट चली जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, तो स्फेरिकल सिमेट्री के केस में ये वाला फॉर्मूला एकदम याद कर लेंगे कि स्फेरिकल सिमेट्री में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, और चार्ज एनक्लोज क्या होगा अपना, इंटीग्रल रो ऑफ आर 4 पाई r² डी आर। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो इस बार क्या था अपने पास, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब वायर है, कोई सिलेंड्रिकल शेप का वायर है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अपना, है ना, इस तरह से होगा। तो इस केस में गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, हम गॉसियन सरफेस लेंगे कैसा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया है, मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ कि इस सरफेस का रेडियस है आर, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की हाइट ले लेता हूं मैं h। ठीक है, अब एक बात देखना भाई, ठीक है, एक बात देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की मैं बात करूं ऐसे, आउटवर्ड होगा या नहीं होगा, ऐसे ही तो जा रहा होगा भाई, इस तरह से जा रहा होगा, है ना। और ये जो अपना सर्कुलर बेस है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे दिखा रखी है ना, कि सर्कुलर बेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इसी के प्लेन में रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी गॉसियन सरफेस के प्लेन में रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मैं बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कुछ इस तरह से, ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर, इसका स्मॉल एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, डी ए वेक्टर, इस तरह से। मतलब इधर तो कुछ ना कुछ कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ कर्ड सरफेस के लिए, कर्ड सरफेस के लिए मेरे को दिख रहा है कि ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर, अगर कोई भी छोटा सा एरिया एलिमेंट ले हम इसका डी ए, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही जाएगी, तो ई और डी एम इधर सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर ई और डी ए क्या रहेंगे, सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे। सेम अगर मैं नीचे वाले सरफेस के लिए देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ही जा रहा होगा भाई, इसी प्लेन में। और इधर की तरफ क्या होगा, इसका एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर। तो फिर से दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो फिर से फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लक्स होता है ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा 90 हो गया, तो ई डी ए हो गया कॉस 90, दैट इज जीरो। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, गॉस लॉ लिखते हैं, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो की वजह से, ये जो ई डी ए में दो कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक तो कर्व वाले पार्ट की वजह से, प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ड्यू टू सर्कुलर बेस की वजह से, सर्कुलर बेस पे इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सर्कुलर बेस में अगर तुम देखोगे, अभी अभी मैंने बताया सर्कुलर बेस जो है, सर्कुलर बेस यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ई और डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इनका फ्लक्स तो जाएगा ही नहीं। तो सर्कुलर बेस की वजह से ओवरऑल फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो। तो पूरा फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, कर्ड पाथ की वजह से आएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए, कर्ड पाथ पे ई और डी ए के बीच में एंगल है 0 डिग्री, इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है पूरे सरफेस के ऊपर, तो ई को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज टोटल कर्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्ड सरफेस कितना होता है 2 पाई आर एच, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज एनक्लोज्ड बाय 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट, where r is the radius of the
cylindrical Gaussian surface and h is the height of the cylindrical Gaussian surface। तो ये होगा cylindrical symmetry केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से देंगे, चाहे r अपना आउटसाइड द सिलेंडर है या फिर इनसाइड द सिलेंडर है। तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कैसे देंगे फिर हम, यहाँ पर चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला होगा चार्ज एनक्लोज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रो ऑफ आर, और यहाँ पर होगा ये 2 पाई आर एच डी आर। फिर से वही वाला काम करना है कि आर पे जाके डी आर थिकनेस का तुम्हें क्या ले लेना है, एक सिलेंडर ले लेना है ना। देखो भाई चार्ज एनक्लोज के लिए क्या करेंगे, आर पे जाके इधर मैंने एक डी आर थिकनेस का सिलेंडर ले लिया, ये आर पे जाके डी आर थिकनेस का सिलेंडर ले लिया, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा इस सिलेंडर पे डी क्यू एनक्लोज। तुम बोलोगे सर जो भी रो ऑफ आर है और वो क्या हो जाएगा फिर इसका एरिया सिलेंडर का दैट इज 2 पाई आर एच और इसकी थिकनेस डी आर, तो ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा अपने सिलेंड्रिकल एलिमेंट का। तो चार्ज एनक्लोज ओवरऑल क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू एनक्लोज को, तो चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा रो ऑफ आर 2 पाई आर एच इंटू डी आर। तो ये हो गया अपना चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला फॉर सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और यहाँ पर एच कांस्टेंट है तो एच को तुम इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हो, ठीक है 2 पाई एच बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ओके नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालें, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालें। तो देखो भाई मेरे को एक क्यू चार्ज दे रखा था, मैंने आर पे जाकर एक क्या लिया गॉसियन सरफेस ले लिया आर पे जाके, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस इस तरह से लिया है कि इस आर डिस्टेंस पे इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर है कहाँ से, चार्ज से। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन और ये अपने डी एस वेक्टर या फिर तुम डी ए वेक्टर बोल लो इसको। तो ई और डी ए क्या हो गए सेम ही डायरेक्शन में हो गए यहाँ पर। तो भाई करने के दो मेथड है, एक तो मेथड वन देखो, मेथड वन है फुल मेहनत मजदूरी। फुल मेहनत मजदूरी कैसे कि पूरा लिखेंगे हम इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम क्या बोलोगे कि ये हो जाएगा सर इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है भाई, इसी चार्ज को तो एनक्लोज करके रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करो E को तो बाहर ले लो क्योंकि वो कांस्टेंट है पूरे सरफेस के ऊपर। इंटीग्रल dA का आ जाएगा, dA का इंटीग्रेशन क्या देगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया तुम्हारे पास 1/4 pi epsilon naught q by r square. This is the electric field of a point charge at a distance r. बात समझ में आई, ये हम पहले भी देख चुके थे, कूलम लॉ की हेल्प से हमने डिराइव किया था के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया है ना। तो ये था नॉर्मल तरीका। अब हम आते हैं एकदम स्मार्ट तरीके पे। स्मार्ट तरीका मतलब जो मैंने बताया था, मैंने स्फेरिकल सिमेट्री के लिए तुम्हें क्या बताया था, यहाँ देखो भाई ऊपर स्फेरिकल सिमेट्री के लिए ई होता है चार्ज एनक्लोज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो सीधा मैं बोलूंगा कि ई होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। चार्ज एनक्लोज कितना है गॉसियन सरफेस में, क्यू चार्ज एनक्लोज है, तो सीधा एक लाइन का या फिर बोलो तो दो लाइन में हमने प्यार से डिराइव कर दिया रिलेशन, ठीक है। तो ये स्मार्ट तरीका है, ये अपना बहुत टाइम बचाएगा। ओके दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सीबीएसई वगैरह में भी इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है और वैसे भी लाइक जेई के पर्सपेक्टिव से तो डेरिवेशन है ही इंपॉर्टेंट। फिर से क्या किया कि यहाँ पर हमने कैसा एलिमेंट लिया, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया, ठीक है लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया, सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया और मैंने क्या लिया ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस था आर और जिसकी हाइट कितनी थी, हाइट मान लो इसकी हाइट है एच, ठीक है हाइट कितनी है एच और इसके लिए क्या देख रखा है तुम्हें लैम्डा दे रखा है। ओके तो अगर मैं चार्ज एनक्लोज पहले लिखना चाहूँ, चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा मेरा, चार्ज एनक्लोज होगा डेट इज कितना भाई इतना ही चार्ज तो एनक्लोज कर रखा है इस गॉसियन सरफेस में, और ये होगा कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ कितनी है इसकी एच, तो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा मेरा लेमडा इनटू एच। ठीक है फिर से इसमें भी दो तरीके, पहले मेथड वन लगा रहा हूं मैं फुल मेहनत मजदूरी वाला, दैट इज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंट्रीब्यूशन होंगे, पहला इस वाले सरफेस पे ई वेक्टर इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, फिर नीचे वाले में भी ई वेक्टर इस डायरेक्शन में और डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। इस वाले पर ई वेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा और इसी डायरेक्शन में कौन जाएगा अपना डी ए वेक्टर।
तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंट्रीब्यूशन बने, दैट इज एक तो कर्व्ड सरफेस की वजह से और एक किसकी वजह से बनेगा, सर्कुलर बेस की वजह से, है ना। तो दिस इज ड्यू टू बेस, दिस इज ड्यू टू सर्कुलर 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 बेस, और ये किसकी वजह से बनेगा, कर्व्ड सरफेस की वजह से। क्लियरली तुम्हें दिख रहा है सर्कुलर बेस पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये ओवरऑल ये पूरा टर्म चला जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज दैट इज लैम्डा एच बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एच बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए लिख दिया क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एट आर डिस्टेंस, तो इसको बाहर ले लेंगे। डीए कितना हो जाएगा अपना, 2 पाई आर इंटू एच, इंटीग्रेशन ऑफ डीए दैट इज टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल्स टू लेमडा एच बाय एप्सिलॉन नोट। लेमडा से लेमडा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 k लैम्डा बाय आर, फिर के इज कूलम्स कांस्टेंट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यही तो फील होता था इनफाइनाइट वायर की वजह से, जो हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में। ओके, तो ये था फुल मेहनत मजदूरी वाला तरीका। अब आते हैं सीधा जो मैंने बताया उस ट्रिक की हेल्प से करें। M2, M2 हमें पता है, मैंने सिलेंड्रिकल की वजह से क्या लिखवाया देखो तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज ओवर 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट। सीधा लिखूंगा मैं यहाँ पर, E इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एच। यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कितना है, लैम्डा इंटू एच अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एच। ये ई आ गया, तो मेरा ई कितना आ जाएगा, सीधा आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखना, गॉसियन सरफेस बड़ा ही स्पेशल तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फेरिक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, इस तरह से यहाँ पे दिखा रखा होगा। ये इनफाइनाइट शीट है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका चार्ज कितना दे रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से इस पे चार्ज डेंसिटी है। ये मैंने सर्फ क्या लिया है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ने ये वाला चार्ज एनक्लोज कर रखा है भाई, जितना इस सर्कुलर बेस में आ रहा होगा चार्ज। ठीक है, तो पहले तो मेरे को चार्ज एनक्लोज ही बता दो, चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर चार्ज एनक्लोज होगा कि सिग्मा डेट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये जो सर्कुलर बेस है ना, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो अपना ए है, इस पे चार्ज एनक्लोज तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, है ना। बात समझ में आई। अब मेरे पास तीन सरफेस है, एक तो ये वाला सर्कुलर बेस, कर्ड सरफेस एरिया, और तीसरा ये। अब तुम्हें पता है चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है भाई, ऐसे जाता है, इससे बाहर की तरफ निकलता हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं, ई वेक्टर इस तरह से जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर गया, इसी डायरेक्शन में गया, डी ए वेक्टर। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल, डी ए वेक्टर। लेकिन ये जो टू वाला सरफेस है, टू वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से जा रहा होगा, ई वेक्टर, और डी ए वेक्टर कैसे जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो भाई मतलब तुम समझ गए कि टू वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाने वाला। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिखते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होगा किस किस की वजह से, ई वेक्टर डॉट, इनको नेमिंग कर देते हैं, ये डी डी ए टू ये डी ए वन, ये डी ए टू, और इसको डी ए थ्री बोल देते हैं। तो होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर। दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, जो कि अपना सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई किसकी वजह से फील्ड जीरो था, डी ए टू वाला फील्ड जीरो है, तो मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए टू में एंगल 90 डिग्री है। अब ये वाला कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बाहर फेंको, है ना, कांस्टेंट है, बाहर फेंको, और ये बन जाएगा क्या, इंटीग्रल डी ए वन, और इन दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो वहाँ कॉस जीरो तो है ही। और इधर भी क्या हो जाएगा, ई, और ये डी ए टू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए वन, भाई इसका टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या ले रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है ए। इंटीग्रल डी ए थ्री करूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा, ए। इंटीग्रल डी ए वन करूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा, ए। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था अपना, डी ए थ्री था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ई ए इज इक्वल्स टू
सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया, ई कितना आ गया तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सीबीएसई वगैरह में इसकी डेरिवेशन तुमसे पूछी जाती है। आज समझ में आई? ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से फील होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर यही कंडक्टिंग शीट होती है ना, अगर कंडक्टिंग शीट होती, इफ सीट इज कंडक्टिंग, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, इफ सीट इज कंडक्टिंग, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे जब हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से कितना आया फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग शीट की वजह से फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। यहाँ पर शीट क्या है, ऊपर थिन थी, शीट जो थी बहुत ही थिन थी, यहाँ पर शीट क्या है, थिक शीट है अपनी। ठीक है, और ऊपर बहुत ही थिन शीट थी, तो यहाँ पर इस लाइक की चार्ज पूरा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पर थिक शीट है तो चार्ज पूरा वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें बताना है कि इनसाइड पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखी है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट दे रखी है, इनफाइनाइट चार्ज शीट नहीं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इनफाइनाइट है ये, इनफाइनाइट है, बट इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब ऐसे ऐसे ये इधर से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, बट इसकी जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज डी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने कि इसकी थिकनेस कितनी है, डी। तो इनसाइड पॉइंट पे मेरे को फील्ड चाहिए। ठीक है, जब भी इनफाइनाइट शीट वगैरह आती है ना, तो हमेशा क्या करना होता है अपने को, जो अपन एलिमेंट लेंगे वो हमेशा कैसे लेंगे, हम सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेंगे। तो भाई इनसाइड पॉइंट पर एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट बना लेता हूँ, इस तरह से मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से हमेशा कैसा लेना है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है। और इसका वही क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर से वही वाली बात कर रहा हूँ कि मैं इसको क्या ले लूंगा, ए ले लूंगा। ठीक, और इसको सिलेंड्रिकल सरफेस को मैंने क्या किया है कि इसके सेंटर से लिया है सीट के बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस है मेरा एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब फिर से वही वाली बात कि भाई यहाँ पर फील किससे जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, इधर भी फील कैसे जा रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ, और इस वाले पे फील्ड, ये जो कर्ड वाला सरफेस है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा ये और बता दो। तो बोलोगे सर इस पे चार्ज एनक्लोज होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इट्स सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इट्स हाइट इज 2x, तो कितना हो जाएगा 2 रो ए इंटू एक्स, ये चार्ज एनक्लोज आ गया। तो ई डॉट डी ए, तो ये हो जाएगा अपना ई डॉट डी ए, किसकी वजह से, एक तो कर्व्ड सरफेस की वजह से, और ये कौन सी सिमेट्री है, ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं है, ये मेरे पास है कौन सी, प्लेनर सिमेट्री है। यहाँ एक प्लेन के ऊपर चार्ज है पूरा का पूरा। ठीक है, सिलेंड्रिकल तो गॉसियन सरफेस लिया है मैंने, प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, किसकी वजह से भाई, सर्कुलर बेस की वजह से, सर्कुलर बेस की वजह से, या फिर बोल लो सर्कुलर पोर्शन की वजह से, है ना। ये कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज, दैट इज रो ए 2x ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये, भाई कर्ड की वजह से तो तुम्हें दिख ही रहा है जीरो हो रहा है, कर्ड की वजह से पूरा टर्म जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, सर्कुलर बेस की वजह से, सर्कुलर बेस की वजह से दो कंट्रीब्यूशन आएंगे, एक तो ये वाले सर्कुलर बेस की वजह से, एक ये वाले सर्कुलर बेस की वजह से। इसकी वजह से कितना आएगा, इधर वाले की वजह से ई इंटू ए, और ये राइट वाले की वजह से भी कितना आएगा, ई इंटू ए। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, 2 ई ए इज इक्वल्स टू 2 रो ए एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो क्या आ गया, ई आ गया तुम्हारा कितना, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीट, शीट के सेंटर से डिस्टेंस है एक्स। अब समझ में आई, कितना आ गया अपना, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे ये जेई एडवांस वगैरह में पूछा जाएगा कभी अगर पूछा गया तो। ठीक है, दूसरा, आउटसाइड पॉइंट पे कितना फील होगा, थिक शीट की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे कितना फील होगा। फिर से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, मतलब गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे अपन, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। इस बार मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। ठीक है, किसी भी आउटसाइड पॉइंट, मान लो ये पी पॉइंट है, इधर हमें फील्ड बताना है, ये पॉइंट है पी, पी पर हमें फील्ड बताना है। तो फिर से तुम क्या बोलोगे कि सर सर्कुलर बेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इसका डी ए वेक्टर भी इधर ही होगा, सर्कुलर बेस में ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होंगे दोनों, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे।
है ना। लेकिन ये जो कर्ड सरफेस है, यहाँ पर ई वेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा, डी ए वेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन क्या आएगा मेरा, अगेन जीरो बनने वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाली ही ऑलमोस्ट डेरिवेशन अपनी चलेगी। कितनी, ये डेरिवेशन पूरी सेम रहेगी यहाँ तक। इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो भाई, हमें पता है कर्ड की वजह से जीरो है, पूरा का पूरा किसकी वजह से आएगा, सर्कुलर बेस की वजह से आएगा। लेकिन यहाँ पर चार्ज एनक्लोज सेम नहीं रहेगा। चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम बोलोगे सर चार्ज एनक्लोज जो हो रहा है ना, वो चार्ज एनक्लोज कितना होगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और सिलेंडर के कितने वॉल्यूम में चार्ज है, सिलेंडर के कितने वॉल्यूम में चार्ज है, भाई इतने वॉल्यूम में ही तो चार्ज है, सिर्फ सिर्फ इतने वॉल्यूम के अंदर ही तो चार्ज भरा पड़ा है ना। इधर ही तो पूरा प्लस प्लस है। और इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, डी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेके चल रहे हैं अपन, ए। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डी, है ना। ये अपना चार्ज एनक्लोज आ गया, रो ए डी। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कितने वॉल्यूम में था, तो ए इंटू डी वॉल्यूम में अपना चार्ज भरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 EA, दोनों सर्कुलर बेस का कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ने लिया है, रो ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बात समझ में आई। ये किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, मतलब आउटसाइड फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है आउटसाइड। बात समझ में आई। अब और अच्छा सवाल क्या बन सकता है, और अच्छा सवाल बन सकता है कि वो तुमसे ई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करा ले। क्या प्लॉट करा ले, ई वर्सेस एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीट। ई वर्सेस एक्स ग्राफ और बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने ये इतनी खतरनाक डेरिवेशन कर दी तो ग्राफ बनाना कौन सी बड़ी बात है अपने लिए। तो अंदर देखो, अंदर फील्ड क्या है, इनसाइड पॉइंट पर फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो कैसे जाएगा ये फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर। अगर हम क्या जा रहे हैं, लेफ्ट में जा राइट में जा रहे हैं शीट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे तो ऐसे वेरी करेगा इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, और आउटसाइड जैसे ही बाहर जाएंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू। भाई राइट में डी बाई टू क्या है, सरफेस वाला ही तो पॉइंट है। इनिशियल डायग्राम में देखो ना, ये वाला जो डिस्टेंस था, ये ओवरऑल थिकनेस कितनी थी इसकी, डी थी। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई टू। ऐसे ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डी बाई टू। होगा या नहीं होगा। तो डी बाई टू थिकनेस आगे जाएंगे तो उसके बाद अपन सरफेस पे पहुंच जाएंगे, फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे इधर भी फील्ड कैसे जाएगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे ही बाहर पहुंच जाएंगे फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है, -d/2। और ये जो फील्ड है, ये फील्ड कितना हो जा रहा है सरफेस पे पहुंचते ही, मतलब बाहर पहुंचते ही फील्ड हो जा रहा है ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर रहेगा ये -ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये माइनस साइन कहाँ से आ गया अपना, माइनस साइन कहाँ से आया भाई, देखो माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। तो पॉजिटिव में जो फील्ड है उसको पॉजिटिव लिखूंगा, डेट इज ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव डायरेक्शन में जो फील्ड है उसको क्या लिखूंगा, -ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेगेटिव साइड बस अपने को डायरेक्शन के लिए हमने लगाया है। समझ में आया। ठीक है, तो ये जेई एडवांस लेवल टाइप क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड होलो सिलेंड्रिकल वायर। मतलब ये क्या है ना, होलो सिलेंड्रिकल वायर कहने का मतलब है कि बहुत ही पतला सा वायर है, कि उसके लिए अपन ने लैम्डा ही डिफाइन किया हुआ है। पतला सा वायर है, क्या डिफाइन कर रखा है, लैम्डा डिफाइन कर रखा है ना। हमें बताना है इसके अंदर फील्ड क्या होगी या इसके बाहर फील्ड क्या होगी, इस तरह से। तो अंदर फील्ड लिखने के लिए जैसे ही सिलेंड्रिकल वायर आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन सिलेंड्रिकल सिमेट्री है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एच। पहला केस, अगर मेरा पॉइंट गॉसियन सरफेस अगर मैं अंदर ले रहा हूँ, मान लो इस तरह से मैंने कोई गॉसियन सरफेस लिया इस वायर के अंदर, बहुत ही पतला सा वायर है याद रखना। वायर के अंदर जैसे ही मैं पॉइंट लूंगा, मतलब यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज हो गया जीरो। तो इस वाले फॉर्मूले में इधर पुट करोगे, तो चार्ज इनक्लोज जैसे ही पुट करोगे तो तुम्हारा ई इनसाइड कितना बन जाएगा, जीरो। अब बी वाला केस देखते हैं। बी वाला केस क्या है, ए वाला केस था ये अपना किसके लिए था, दिस इज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अब हम बी वाले केस पे आते हैं, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर जैसे ही आऊंगा, इस बार मैं गॉसियन सरफेस देखो कैसा बनाऊंगा, मैं इस तरह से कुछ गॉसियन सरफेस बनाऊंगा भाई। ये मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस की मैं जो हाइट लेने वाला हूँ, मैं इसकी हाइट ले लूंगा h, और इसका रेडियस कितना ले लूंगा r। तो फिर से मैं क्या बोलूंगा
कि इसमें सर आप बोलोगे कि जो चार्ज एनक्लोज है वो आप लिखने वाले हो कितना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। कौन सा चार्ज एनक्लोज किया भाई, इतना चार्ज ही तो एनक्लोज किया है बस, इतनी लेंथ में जो होगा। ये पतला सा है ठीक है, तो एक एज अ सिंगल लेंथ मानो इसको, बस हमने ऐसा ऐसा मान लो 1000 टाइम जूम कर दिया तो वायर ऐसा दिख रहा था, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत पतला सा वायर है, सो डेट हमने लेमडा ही डिफाइन कर रखा है। तो चार्ज कितने लेंथ में एनक्लोज्ड है, सिर्फ एच लेंथ वाले एच लेंथ में जो एनक्लोज चार्ज है उसी की बात करेंगे हम। तो चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा अपना, लैम्डा इंटू एच। तो फिर से वही गॉसियन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा चार्ज एनक्लोज लैम्डा एच अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एच। एच से एच गया तो ई इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। इसमें अगर तुमसे पूछ ले कि सर ई वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा, तो ई वर्सेस आर ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो भाई सरफेस तक तो कोई फील्ड ही नहीं है, मतलब आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक तो कोई फील्ड ही नहीं है, ई वर्सेस आर ग्राफ है ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक लाइन में बना लेता हूँ इस तरह से कुछ, कि आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब यहाँ पे इस डिस्टेंस में क्या है, आर लेस देन कैपिटल आर है ठीक है। आर लेस देन कैपिटल आर मतलब इनसाइड पॉइंट है इस डिस्टेंस में, तो इस डिस्टेंस में फील्ड क्या रहेगा, जीरो। जैसे ही आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ तो फील्ड 1/r के साथ वेरी करने लगा। तो ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इधर अपने पास, इस तरह से आएगा या नहीं आएगा ठीक है। ये किसके लिए था, यहाँ पर अपना क्या था, आर लेस देन कैपिटल आर था, मतलब अपना इनसाइड पॉइंट था ठीक है। इनसाइड पॉइंट की हम बात कर रहे थे, इनसाइड पॉइंट में कोई फील्ड नहीं चलेगा। जैसे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ, मतलब जैसे ही हम सरफेस से ऊपर गए वैसे ही ये कैसा था अपना, आउटसाइड पॉइंट आया। आउटसाइड पॉइंट आया तो फील्ड किस कैसा आया, 1/r का आया ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से एप्लीकेशंस थे गॉस लॉ के ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कंडक्टर्स, और फिर कंडक्टर्स के बाद हम दोबारा इसी टॉपिक पे लौट के आएंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स एंड चार्ज सिलेंडर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार वो एडवांस वगैरह में पूछा जाता है। ओके चलो तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।